नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धांत। ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी लोग? फ्रेंड्स, जो भी छात्र प्रवर्तन कांस्टेबल एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप सभी लोग हमारे इस चैनल से जुड़ें। यहाँ पर आपको कंप्लीट क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। ठीक है। और इसके पहले हमने आपका जो सिलेबस है प्रवर्तन कांस्टेबल का, उसका डिटेल में एनालिसिस किया हुआ है। इस आई बटन पर मैं इसका लिंक दे रहा हूँ। आप सभी लोग जो भी छात्र नए हैं, पहले आप अपने सिलेबस को डिटेल में समझ लीजिए कि आपके सिलेबस में एक्चुअल में है क्या। क्योंकि सिलेबस नया है, बहुत सारे बच्चों को डाउट हो रहा है कि क्या टॉपिक दे रखा है, इसके अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है। तो पहले आप लोग एक बार डिटेल में अपना जो सिलेबस है उसको समझ लीजिए इस आई बटन पर क्लिक करके, या फिर कमेंट सेक्शन में आप चेक कर लीजिएगा, वहां पर मैं इसका लिंक पिन कर दूंगा। ठीक है। अब एक प्लेलिस्ट में बना रहा हूँ आपके इन्फोर्समेंट कांस्टेबल के लिए। देखिए, इन्फोर्समेंट बार बार कहने में दिक्कत होता है, तो हम लोग इसको प्रवर्तन कांस्टेबल कहने की कोशिश करते हैं। ठीक है। प्रवर्तन कहने में आसान है। तो प्रवर्तन कांस्टेबल का मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। आपको जो भी जानकारी होती है वहां पर आपको दी जाएगी। आप सभी लोग प्लेलिस्ट को बराबर चेक करते रहें। आज ही हमारा पहला क्लास है, और पहले क्लास में क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ सूचना देना चाहता हूं। आप सभी लोग कंप्लीट सूचना समझ लीजिए, कैसे कैसे आपको क्लासेस मिलेंगी, कहाँ पर क्लासेस चलेंगी, कंप्लीट कोर्स कब कराया जाएगा, ये सारी चीज़ें। देखिए, प्रवर्तन कांस्टेबल का आप सभी को पता है कि नया सिलेबस लॉन्च हुआ है, और उस सिलेबस को कवर करने में टाइम लगेगा। एक होता है कि फटाफट चीज़ों को कवर कर देना। जैसे आज आज समझ लीजिए कि आज आपका जो डेट है, यह है 24 तारीख। मैं चाहूँ तो लगभग 10 दिन के अंदर जो आपका सिलेबस है उसका 80-90% पार्ट खत्म कर सकता हूँ। आराम से कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 10 दिन के अंदर जो आपका नया सिलेबस है, इसको कंप्लीट कराकर मैं आपको, अगर 10 दिन में आपको कोर्स दे रहा हूँ, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, कट कॉपी पेस्ट होगा। ठीक है। और कम से कम कंटेंट आपको मिलेगा, गारंटी भी नहीं रहेगी कि आप उस कंटेंट को पढ़ने के बाद में एग्जाम क्रैक कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और बहुत सारे चैनल यही आगे करने वाले हैं। जिस दिन आपकी शॉर्ट लिस्टिंग आएगी, उस दिन से देखना बहुत सारे लोग बैच स्टार्ट करेंगे, और आने वाले एक हफ्ते 10 दिन के अंदर कंप्लीट कोर्स खत्म करने की गारंटी लेंगे। अब उनका कंटेंट किस स्तर तक होगा, ये आप सभी लोग गेस कर लीजिए। हमारी कोशिश ये रहने वाली है कि आज आपका 24 तारीख है। ठीक है। 24 तारीख से ये क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं, 24 अक्टूबर से ये क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। 1 महीने का टाइम कम से कम लगेगा। ठीक है। यानी कि 24 नवंबर तक आपका ये कोर्स खत्म होगा। ठीक है। लेकिन हाँ, उस कोर्स में आपको जो भी आपका सिलेबस है, ये 80 नंबर का जो सिलेबस है, इसका रिसर्च्ड कंटेंट मटेरियल दिया जाएगा। कंटेंट की क्वालिटी से हम लोग कोई समझौता नहीं करेंगे। अगर 1 महीना मैं आपको यहाँ पे ले रहा हूँ, तो उस कंटेंट का लेवल आप लोग कहीं से भी कंपेयर करके देख लेना, वो आपको बेटर ही मिलेगा। ठीक है। तो हमें क्या करना है कि भागना नहीं है, हमें धीरे धीरे चलना है, कछुए की चाल से चलना है। जैसे जैसे यहाँ पे कंटेंट मैं आपको दूंगा, वैसे वैसे आप पढ़ते रहिएगा। हम लोग आराम से 1 महीने के अंदर जो आपका सिलेबस है, इसको बहुत ढंग से कवर करेंगे। आप कहीं से भी तुलना कर लेना। ठीक है। कहीं से भी तुलना कर लेना, कंटेंट की क्वालिटी आप यहाँ पे बेटर ही पाएंगे। ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भागना नहीं है। एक हफ्ते 10 दिन के अंदर कंप्लीट कोर्स देने का कोई फायदा नहीं है। 1 महीना लगेगा, क्योंकि आपका टॉपिक नया है, आपका सिलेबस नया है। ठीक है। ये रही पहली बात। तो आपको वेट एंड वॉच करना है। आप अब देखिए, बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूजन कि कोर्स कहाँ से बाय करें। तो मैं ये कह रहा हूँ कि किसी ब्रांड पे आप मत जाना। फिर से कह रहा हूँ, वीपीओ की परीक्षा में भी बोला था, वीपीओ में भी बहुत सारे बच्चे मेरे पास जो बाद में मैसेज किए हैं, पेड कोर्स से जुड़े हैं, वो सब पछता रहे थे कि कहीं और से उन्होंने कोर्स ले लिया ब्रांड के ऊपर जाके, और वहां पे उनको कंप्लीट क्लासेस भी नहीं मिल रही है, और 1 घंटे के अंदर वो पीपीटी पे पढ़ा देते हैं। कंटेंट अधूरा रह जाता है, सिलेबस अधूरा रह जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग वेट कर लेना, पैसा वहीं पे इन्वेस्ट करना जहां पर आपको जेन्युइन कंटेंट दिया जा रहा हो। ठीक है। तो ये रही दूसरी बात। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि बहुत सारे बच्चे लगातार वेट कर रहे हैं, परीक्षा की शॉर्ट लिस्टिंग अभी तक हुई नहीं है, पेट का कट ऑफ अभी तक आया नहीं है। तो देखिए, अब यहाँ पर कंफ्यूजन ये है कि अगर यहाँ पर बच्चे पेड बैच से जुड़ते हैं, अपनी फीस दे देते हैं, बाद में कट ऑफ आता है, शॉर्ट लिस्टिंग में वो फेल हो जाते हैं, क्वालिफाई नहीं करते हैं, उस केस में क्या होगा? तो देखिए, हमने उस केस में ये कर रखा है कि आपको क्या करना है, अभी के लिए गूगल पे या फिर फोन पे से पेमेंट करना है। और आपका जो पीईटी स्कोर है, ठीक है, अगर पीईटी स्कोर में आप 75+ मार्क ला रहे हैं, जैसे कहने का मतलब ये है कि जो भी छात्र 75 नंबर से ऊपर नंबर लाए हैं पीईटी की परीक्षा में, और वो हमारे पेड बैच से जुड़ रहे हैं, इन केस कट ऑफ क्वालिफाई नहीं होता है, तो उनका जो ट्रांजैक्शन फीस होगा वो कट करके, लगभग 5% होता है, मतलब 10-20 रुपया जाएगा। ठीक है। वो कट करके उनका जितना भी फीस है, वो टोटल अमाउंट उनको रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक है। अगर आप लोग गूगल पे से, फोन पे से पेमेंट करते हो, तो आपका टोटल अमाउंट रिफंड कर दिया जाएगा। अगर आप लोग एप्लीकेशन के माध्यम से पेमेंट करते हो, तो वहां पर जो भी ट्रांजैक्शन फीस होगा, जो भी ऐप डेवलपर या फिर जो रोजर पे है, उसका जो जीएसटी वगैरह है, वो सब कट करके आपको फिर आपका टोटल अमाउंट रिफंड कर दिया जाएगा। लगभग लगभग आप समझ के चलिए कि 35 से 40 रुपया होगा। ठीक है।
ऐप के माध्यम से पेमेंट करने पर इतना आपका कटेगा। बाकी अगर आप सीधे गूगल पे या फिर फोन पे पेमेंट करते हो तो आपका कंप्लीट फीस जो है वापस कर दिया जाएगा। अगर आप लोग 75 प्लस मार्क्स लाए हैं और आप कोर्स से जुड़ रहे हैं तो 75 प्लस से नीचे अगर हैं तो क्या होगा, 75 प्लस से नीचे अगर आप हैं तो आप लोग वेट कर लीजिए। मैं पुनः कह रहा हूं कि आप सभी लोग वेट कर लीजिए, शॉर्ट लिस्टिंग आ जाने दीजिए। अब एक बार ऊपर से मोटी मोटा चर्चा कर लेते हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा। तो कट ऑफ दोस्तों आपका 73 से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाएगा क्योंकि इसमें दो चीजें मेंशन करके दो दो कंडीशन लगा के आपका ये वैकेंसी आया हुआ है। पहला एज क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया 25 प्लस 25 बिलो बोल दिया है। 25 प्लस से जो भी छात्र हैं जो पिछले कई सालों से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके मार्क्स यहाँ पे ठीक ठाक होते हैं। हालांकि देखिए 25 के अंडर भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके मार्क्स ठीक ठाक आ जाते हैं, लेकिन उनकी संख्या कम हो जाती है, ठीक है। और दूसरा क्राइटेरिया यहाँ पर फिजिकल है। और अब जो बच्चे यहाँ पर 25 से बिलो हैं अगर वो फिजिकल में क्वालिफाई नहीं करते तो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पर जो कट ऑफ है दोस्तों वो आपका 73 के आसपास लटकेगा, ठीक है, 73 के आसपास रहेगा। बाकी अगर छात्र ज्यादा हो जाते हैं तो हो सकता है कि 75 प्लस चला जाए। बाकी जिनको कोर्स परचेज करना है मैं उनसे कहूंगा 75 प्लस आप हैं तभी आप कोर्स बाय कीजिए। इसके नीचे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट को चेक करते रहें, जो भी कंटेंट यहाँ पे मैं दे रहा हूँ उसको चेक करते रहें, ठीक है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी छात्र देखिए कंटेंट कहाँ पे मिलेगा, कोर्स कहाँ पे चलेगा, वीडियो आपको कहाँ पे दिया जाएगा। तो वीडियो आपको यूट्यूब पे फ्री में मिल जाएगा। लेकिन कंप्लीट बैच अगर आपको पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है, तो आप हमारे ओलंपिक स्टडी ऐप को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। एप्लीकेशन हमारा है ओलंपिक स्टडी नाम से एप्लीकेशन है। आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर पे जाके और वहां पे इसको सब्सक्राइब उससे जुड़ जाना है। इसका जो लिंक है एप्लीकेशन का इसको मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर रहा हूँ। बात यह है कि ये जो हमारा एप्लीकेशन है अभी इसको आज कल में ही लॉन्च किया गया है, तो मे भी आपको सर्च करने पे अभी ना दिखे। तो जो लिंक है इस लिंक से ही आप ज्वाइन कर लेना, जुड़ जाना एप्लीकेशन से। वहां पर जैसे ही मैं चीज़ों को अपडेट कर रहा हूँ कैसे आपको ज्वाइन होना है पेड बैच से, वो चीज़ आप फॉलो कर लेना और पेड बैच से जुड़ जाना, ठीक है। लिंक आपका जो कमेंट सेक्शन है वहां पे भी दे दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पे भी दे दे रहा हूँ। इन केस अगर नहीं मिल रहा है आपको तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए, गूगल पे या फिर फोन पे कर दीजिए, आपको डिटेल में दे दूंगा, ठीक है। पेड कोर्स के अंतर्गत वीडियो क्लासेस आपको दी जाएंगी, पीडीएफ मटेरियल ई बुक के फॉर्म में दिया जाएगा, ठीक है। परीक्षा की रणनीति पे विशेष चर्चा करेंगे, प्लस एमसीक्यू आपको दिया जाएगा। हर एक टॉपिक का एमसीक्यू, बेस्ट एमसीक्यू जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसका एमसीक्यू आपको दिया जाएगा। टेस्ट सीरीज की गारंटी अभी हम नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वीपीओ का कोर्स चल रहा है। ये कोर्स भी मैंने स्टार्ट किया है बहुत सारे बच्चों के कहने पे, तो अभी लोड ज्यादा है, टेस्ट सीरीज की बात अभी हम नहीं करेंगे। बाकी एमसीक्यू आपका हर एक टॉपिक से जो भी बनता है महत्वपूर्ण वो आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग 80 प्लस मार्क्स की प्रिपरेशन करने के लिए इस चैनल से अभी जुड़ जाइए, अभी से अपनी तैयारी स्ट्रांग कीजिए। कंपटीशन इसमें आपको बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 80 प्लस जो आपका थ्योरेटिकल पार्ट है वहाँ पे क्वालिफाई भी कर लेते हो तो आगे चल के आपको फिजिकल देना है, प्लस आपका एज क्राइटेरिया यहाँ पे बाउंड कर रखा है। तो इस वजह से देखा जाए तो कंपटीशन यहाँ पे बहुत हद तक कम हो जाता है। तो जो भी छात्र इस परीक्षा के लिए एलिजिबल होते हैं, जो भी छात्र शॉर्ट लिस्ट में जिनका नाम आ जाता है, अगर आज से वो अपनी तैयारी बहुत ढंग से बहुत अच्छे स्तर पे कर रहे हैं तो इस परीक्षा में सिलेक्शन होने के चांसेस उनके बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये सारी सूचनाएं मुझे आज आपको देनी थी। ये पहला क्लास है और पहले क्लास में इंफॉर्मेशन देना बहुत जरूरी होता है कि क्लासेस कैसे कैसे चलेंगी। अक्टूबर में क्लास स्टार्ट हो रहा है, 24 अक्टूबर को क्लास आपका स्टार्ट हो रहा है। 24 नवंबर तक कोशिश ये रहेगी कि आपका ये कोर्स कंप्लीट करा दिया जाए, ठीक है। अब एग्जाम कब होगा इसको भी देख लेते हैं। तो एग्जाम दोस्तों आपका जो वीपीओ की परीक्षा है इसके पैरेलल में लगने वाला है। वीपीओ की परीक्षा के बाद में ही ये परीक्षा हो सकता है, क्योंकि आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वीपीओ की शॉर्ट लिस्टिंग आए कितना टाइम हो गया, लगभग 10-15 दिन हो चुका है, ठीक है, और ऊपर ही हो गया होगा। तो वीपीओ की शॉर्ट लिस्टिंग आए 10-15 दिन हो चुका है और अभी इन्फोर्समेंट कांस्टेबल की शॉर्ट लिस्टिंग ही नहीं आई है। तो देखा जाए तो वीपीओ के बाद में ही इस एग्जाम के होने की संभावना है, लेकिन इसमें चूंकि सीट कम है तो इस एग्जाम को एक दिन में एक शिफ्ट में कभी भी कराया जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वीपीओ के आसपास ही ये परीक्षा रहेगा, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं सार्वजनिक परिवहन के विभिन्न साधन। यहाँ पर अगर हम मार्क्स की बात कर लेते हैं, वेटेज की बात कर लेते हैं कि यहाँ पर ये जो 20 नंबर आपको दिख रहा है, ये 20 नंबर कहाँ कहाँ से पूछा जाएगा। तो अगर हम पहले टॉपिक की बात करते हैं सार्वजनिक परिवहन के विभिन्न साधन, तो इस टॉपिक में आपको बहुत सारी चीजें नहीं पढ़नी है। तो यहाँ से 1 से 2 नंबर का प्रश्न बन के आएगा आपकी परीक्षा में। ये एक्सपेक्टेड पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ कि परीक्षा में प्रश्न किस टॉपिक से ज्यादा पूछेगा।
और यहाँ पर जो दूसरा टॉपिक है, उत्तर प्रदेश में क्रियाशील एवं निर्माणाधीन विभिन्न एक्सप्रेसवे, राष्ट्रीय राजमार्ग व उनकी राजधानी व उपयोगिता, उनके उनके राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग व उनकी उपयोगिता। इस टॉपिक से दोस्तों लगभग 4 से 5 प्रश्न बन के आपके परीक्षा में पूछ सकता है। 2 से 3 प्रश्न यहाँ से पूछेगा, बाकी लगभग 10 प्रश्न आपका यहाँ से बनने वाला है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे टॉपिक मिक्स करके दे रखे हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1997 है। इस टॉपिक को आपको बहुत कम लोग कराएंगे और मैं अपने इस चैनल पर कंप्लीट आपको ये टॉपिक करा के दूंगा, जिसमें हम लोग अधिनियम, धाराएं, जो भी अध्याय वगैरह होंगे इस टॉपिक के अंतर्गत इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बाकी इस टॉपिक को बहुत कम लोग कराने वाले हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि 1 महीने का टारगेट है, लेकिन 1 महीने के टारगेट में आपको दोस्तों रिसर्च कंटेंट दिया जाएगा। ऊपर ऊपर से हवाबाजी करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, धीरे धीरे चलेंगे और बढ़िया से सारे कंटेंट को कवर करेंगे, ठीक है। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास बहुत ज्यादा टफ नहीं है, इसलिए मैंने आपको सारी जानकारी पहले दे दी। देखिए, सार्वजनिक परिवहन की परिभाषा से स्टार्ट करते हैं। ओके, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। टॉपिक है सार्वजनिक परिवहन के विभिन्न साधन। देखिए, सार्वजनिक परिवहन के विभिन्न साधन के अंतर्गत जो सार्वजनिक परिवहन है, इनको हमें यहाँ पे पढ़ना है। इसके पैरेलल में ही आपको पता होगा कि एक निजी साधन होता है, एक होता है सार्वजनिक परिवहन और एक होता है निजी परिवहन या निजी साधन। तो निजी साधन आप सभी को पता होगा कि जैसे हमारे पास बाइक होती है, कार होता है, ठीक है, या कोई बड़ा आदमी है, कोई कोई करोड़पति आदमी है, मिलेनियर है, तो उसके पास हेलीकॉप्टर वगैरह भी होता है। तो ये सब क्या है, ये सब निजी साधन है, ये हमें नहीं पढ़ना है। हमारा मेन फोकस सार्वजनिक परिवहन पे होना चाहिए, ठीक है। अब सार्वजनिक परिवहन की कोई कठोर परिभाषा नहीं है, हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये सार्वजनिक परिवहन की परिभाषा है। क्यों नहीं कह सकते हैं, इसको देख लेते हैं। देखिए, सार्वजनिक परिवहन का मतलब ये होता है कि एक ऐसा परिवहन जो निजी ना हो, जो सभी के लिए यूज हो रहा हो, ठीक है। जैसे आप बस यूज करते हैं, तो बस में क्या होता है, बस में बहुत सारे लोग बैठते हैं। ऐसा तो नहीं कि बस पर्टिकुलर किसी का है और उसमें वो किसी आदमी को ही बिठाएगा। अब वो अपनी मनमानी करे, वो अलग केस है। लेकिन अगर सार्वजनिक परिवहन के अंतर्गत कोई बस है, तो उसमें एक यात्री जो बैठते हैं, वो देख के नहीं बैठते हैं, यात्री बैठते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, ठीक है। जैसे ट्रेन हो गया, ट्रेन ट्रेन ठीक है। तो ट्रेन में क्या होता है, बहुत सारे लोग बैठते हैं, तो ये भी क्या हो गया, सार्वजनिक परिवहन हो गया। कहने का मतलब है कि ऐसा साधन टैक्सी हो गया, टैक्सी भी एक तरह से हम कह सकते हैं सार्वजनिक परिवहन है। क्योंकि इसमें भी जो टैक्सी खरीदने वाला होता है, वो तो ठीक है, खरीद लिया उसने, लेकिन वो अपने लिए उसको यूज नहीं करता है, वो लोगों के लिए उसको यूज करता है, यात्री उसमें बिठाता है। तो वो भी एक तरह से क्या हो गया, सार्वजनिक परिवहन हो गया। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको 3 कैटेगरी में हम बांट सकते हैं। एक है आपका जो कि गवर्नमेंट के अंडर में होता है, या इसको हम पब्लिक बोल देते हैं, ठीक है। पब्लिक प्रॉपर्टी या गवर्नमेंट के अंडर में होता है, इसको हम बोल देते हैं। एक ये हो गया, और दूसरा होता है जो कि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर चलाते हैं। जैसे आजकल बुलेट ट्रेन आ रही है, ठीक है। तो बुलेट ट्रेन में क्या है, प्राइवेट कंपनियां भी इन्वेस्ट करेंगी। इसके बाद में आपका एयरलाइन वगैरह हो गया, उसमें भी पब्लिक होता है और प्राइवेट होता है, मतलब पीपी मॉडल पे काम करता है, ठीक है। आप बोल सकते हैं कि पीपीपी मॉडल पे काम कर सकता है, लेकिन यहाँ पे समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनियां दोनों इन्वॉल्व हैं। एक होता है आपका टैक्सी वगैरह हो गया, जिसमें किसी का साधन होता है, लेकिन उस साधन में भी पब्लिक बैठती है, यात्री बैठते हैं, ठीक है। तो 3 कैटेगरी हो गई, एक जो पूर्णतः सरकार के अंडर में है, एक जो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों हैंडल कर रही है, और एक जो टैक्सी वगैरह एक हो गया। इसको मैं आप यहाँ पे इंक्लूड कर ले रहा हूँ, ये भी एक तरह से सार्वजनिक परिवहन ही है, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, इसलिए हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इसकी कोई कठोर परिभाषा नहीं है कि किस प्रकार के वाहन को इसमें शामिल किया जाना है, ठीक है। फिक्स हम नहीं कह सकते। सार्वजनिक परिवहन में अक्सर हम हवाई यात्रा की बात नहीं करते हैं, मतलब इसके बारे में नहीं सोचते हैं, लेकिन यहाँ पर सोचने की बात है कि यहाँ पर अक्सर लिखा हुआ है, ठीक है। तो कोई फिक्स नहीं है, ये भी हवाई जहाज के बारे में भी या हवाई यात्रा के बारे में भी हम इसको फिक्स नहीं कह सकते हैं, ठीक है। और बाकी बस हो गया, ट्रेन हो गया, सार्वजनिक परिवहन के अंतर्गत जो गिने चुने, जैसे जहाँ पे आप देखते हैं कि हाँ लोग बैठ रहे हैं, तो वहां पर हम बोल देते हैं कि हाँ वो सार्वजनिक परिवहन है। अब देखिए, सार्वजनिक परिवहन भी 3 तरह से चलते हैं। एक ऐसा परिवहन होता है जो भूमि पर चलता है, जिसको हम लोग बोल देते हैं भूमि परिवहन है। एक ऐसा परिवहन होता है जो जल में चलता है, उसको हम लोग बोल देते हैं कि वो जल परिवहन है। एक तीसरा परिवहन होता है जो हवाई जहाज वगैरह होता है, मतलब हवाई मार्ग में चलता है, उसको हम हवाई परिवहन बोल देते हैं, ठीक है। तो तीनों कैटेगरी के परिवहन यहाँ पे शामिल होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। भूमि परिवहन के अंतर्गत आपका साइकिल हो गया, बस हो गया, कार हो गया, ट्रेन हो गया, ट्रॉली ट्राम हो गया। अब यहाँ पे कार शामिल किया गया, मतलब ऐसा आप समझ लीजिए कि यहाँ पे क्या है, ये पब्लिक है,
लोग यहाँ पे बैठते हैं, कई कई जगह पे कार एज ए टैक्सी यूज होता है, ठीक है, आप ऐसा समझ लीजिए। निजी जो परिवहन होता है वो एक अलग केस होता है। निजी परिवहन के अपने फायदे हैं, अपने घाटे हैं। पब्लिक परिवहन यानी कि सार्वजनिक परिवहन के भी अपने फायदे हैं, अपने घाटे हैं, इनको हम आगे देखेंगे। इसके बाद में आता है आपका जल परिवहन। जल परिवहन के अंतर्गत आपका नाव हो गया, पनडुब्बी हो गया, जहाज आता है, जल टैक्सी वगैरह हो गया, इसको हम बोल सकते हैं कि ये जल परिवहन के अंतर्गत आता है। हवाई परिवहन, जैसा कि मैंने आपको बताया, हाँ, ये जो गर्म हवा के गुब्बारे होते हैं, हवाई जहाज हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया, अंतरिक्ष यान वगैरह, सैटेलाइट सैटेलाइट लॉन्च करते हैं ना, मतलब गवर्नमेंट के अंडर में होता है, तो उसको हम सार्वजनिक परिवहन बोल सकते हैं। आने वाले टाइम में लोग अंतरिक्ष में जाएंगे, अंतरिक्ष यात्री भी होंगे, अंतरिक्ष एज ए पर्यटन यूज होगा, ठीक है, तो वहां पे हम बोल सकते हैं कि वहां पे भी वो सार्वजनिक परिवहन होगा, ठीक है। इस तरह से चीजें होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है कि हम ये बोलेंगे कि ये सरकार के अंडर में है तो ये सार्वजनिक परिवहन है, ये सरकार के अंडर में नहीं है तो ये सार्वजनिक परिवहन नहीं है। वो भी सार्वजनिक परिवहन हो सकता है अगर वहां पे पब्लिक बैठ रही है, एक जगह से दूसरी जगह पे यात्रा कर रही है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अब कुछ साधन को हम देख लेते हैं, बहुत साधन तो यहाँ पे हम इंक्लूड नहीं करेंगे, कुछ साधन को यहाँ पे हम देख लेते हैं। बस नंबर एक पे हम बस का यूज करते हैं। बस परिवहन जो है ये सबसे पुराना परिवहन है जो शहरों और दूर दराज के स्थानों के यात्रियों को आवाजाही की सुविधा प्रदान करता है। जैसे सिंगल डेकर बसें होती हैं, डबल डेकर बसें होती है, एसी वाली बसें होती हैं, मिनी बस होता है, कोच मोटर बसें होती हैं। तो ये बसों के टाइप है जो कि सार्वजनिक परिवहन के अंतर्गत आता है। ट्रेन, ट्रेन आपको सभी को पता होगा, देश भर में रेलगाड़ियां चलती हैं। यात्रियों यात्रियों को दूर दराज से, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर जर्नी करना होता है तो अक्सर वो ट्रेन का ही इस्तेमाल करते हैं। लोकल ट्रेनें होती हैं, लाइट ट्रेनें होती हैं, मेट्रो रेलगाड़ियां होती हैं जैसे लखनऊ में भी बना हुआ है, ठीक है। मोनो रेल हो गया, बुलेट रेलगाड़ियां होती है जैसे जापान वगैरह में है, चाइना में है। इंडिया में पास हुआ था महाराष्ट्र में, फिर बाद में इसको गुजरात में शायद लाया गया था, लेकिन पोस्टपोन हो गया, ठीक है, अभी के लिए पोस्टपोन हो गया है। वहाँ पे सरकार बदल गई, आपको पता है, पहले बीजेपी की सरकार थी वहाँ पे, फिर बाद में यहाँ पे चेंज हुआ तो ये जो प्रोजेक्ट था उसको शायद डिले कर दिया गया है। इसके बाद में ट्रॉली या ट्रॉम होता है। ट्रॉली या ट्रॉम आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे फिगर लगा दिया है। बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं कि ट्रॉम क्या होता है। तो ट्रॉम एक तरह से बोल सकते हैं कि जो ये मेट्रो ट्रेनें चलती हैं ना, इनका एक छोटा प्रारूप होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लाइन बिछी हुई है और इस लाइन पे एक तरह से मेट्रो ट्रेन की तरह एक गाड़ी यहाँ पे चल रही है जो कि मेट्रो ट्रेन की ही तरह दिख रही है, लेकिन साइज में मेट्रो ट्रेन से छोटी होती है, बस से थोड़ी सी बड़ी होती है और मेट्रो ट्रेन से काफ़ी छोटी होती है, ठीक है। तो इसको हम ट्रॉम बोलते हैं। ये अभी इंडिया में ये कॉन्सेप्ट शायद अभी उतना आया नहीं है, फॉरेन में तो ये चलता है, शायद इंडिया में भी किसी जगह पे आ गया हो, मुझे इसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं पता है। इसके बाद में अगर हम बात करें जहाज या नाव, तो जहाज या नाव क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल परिवहन के अंतर्गत हम जहाज या नाव का यूज करते हैं। इसमें यात्री जहाज है, क्रूज जहाज है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। जल परिवहन के अंतर्गत जहाज और नाव का हम लोग यूज करते हैं। हवाई जहाज में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हवाई जहाज में हम लोग बैठते हैं, मतलब जो बड़ा सा होता है, जो उड़ता है, ठीक है, शीशे यहाँ पे लगे होते हैं, ठीक है, खिड़की लगी होती है, तो वो हवाई जहाज होता है, वो भी पब्लिक के लिए यूज होता है, ठीक है। अब यहाँ से प्रश्न कैसे बनेगा, ये जो हमने ऊपर पढ़ा अभी तक, ठीक है, ये जो सारी चीजें हमने पढ़ी ऊपर, यहाँ से प्रश्न कैसे बनेगा, तो यहाँ से प्रश्न ऐसे बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए सार्वजनिक परिवहन के कुछ साधन है। ध्यान रखना कि सरकार द्वारा उपलब्ध कराएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि तीन तरह का यहाँ पे सार्वजनिक परिवहन देखने को मिलता है, जिसमें गवर्नमेंट, प्राइवेट, एक गवर्नमेंट और एक निजी वाहन होते हुए भी उसको पब्लिक कर दिया जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले सार्वजनिक परिवहन कौन से हैं, तो यहाँ पर बसें हैं, ट्रेनें हैं, ट्रॉम है, मेट्रो है, ये सब क्या है, ये सब सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। टैक्सी की अगर हम बात करें तो ये सरकार के द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक परिवहन सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, या निजी साधन या किसी अन्य माध्यम से, वो प्रश्न घुमा के पूछ सकता है एग्जाम में। तो इस चीज का आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ जो हमने ऊपर पढ़ा, यहाँ से प्रश्न इस तरह से बनेगा, ये मैंने एक फॉर्मेट यहाँ पे लगा दिया है। अब हम आके आते हैं कि सार्वजनिक परिवहन के लाभ क्या हैं। तो निजी परिवहन के लाभ आपको पता है कि गाड़ी आपकी खुद की होती है, ठीक है, तो आप जब चाहें उसको निकालें, अपने अनुसार यूज करें। अब यहाँ पे सार्वजनिक परिवहन के लाभ हम देखते हैं कि इसका क्या लाभ है। देखिए, सार्वजनिक परिवहन का जो सबसे बढ़िया लाभ है वो है वायु प्रदूषण कम होता है। क्या सर ये गाड़ी पेट्रोल या डीजल से नहीं चलती है, क्या धुआं नहीं छोड़ती है? ऑफकोर्स छोड़ती है, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर एक आदमी यात्रा नहीं कर रहा होता है। भाई आप जब कार लेके चलते हो तो उसमें 2 या 3 लोग बैठे होते हैं और यात्रा कर रहे होते हैं। कार तो उतना ही डीजल या पेट्रोल के माध्यम से धुआं छोड़ेगा जितना एक तरह से बस छोड़ेगा, आप बोल सकते हैं। और बस में कितने लोग जर्नी कर रहे हैं, बस में लगभग 50+ लोग जर्नी कर रहे हैं। तो एक तरह से हम ये देख सकते हैं कि आबादी के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से
जर्नी करने में वायु प्रदूषण कम लगता है। भाई यहाँ पे 10 कारें चलेंगी और यहाँ पे एक बस चलेगी तो जाके बराबर होगा। अब यहाँ पे आप पेट्रोल और डीजल से निकले हुए पॉल्यूशन की तुलना मत करना। यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि आप जब प्राइवेट परिवहन यूज कर रहे होते हो, प्राइवेट साधन से चलते हो, तो वहाँ पे 2 से 3 लोग जर्नी कर रहे होते हैं, पॉल्यूशन वहाँ पे भी होता है। गवर्नमेंट सार्वजनिक परिवहन जब आप यूज करते हैं तो वह पॉल्यूशन यहाँ पे भी होता है, लेकिन संख्या के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ज्यादा संख्या जर्नी कर रही होती है। और यहाँ पे जो पॉल्यूशन होता है उसका प्रॉपर एक तरह से डिटेल होता है गवर्नमेंट के पास कि हाँ ये बस इतना धुआं छोड़ रही है, इसके माध्यम से इतना पॉल्यूशन होता है। तो वहाँ पे जो स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है या स्टैंडर्ड रेट होता है कि इतना ही पॉल्यूशन पर्टिकुलर इस बस से छूटना चाहिए या इस सार्वजनिक परिवहन के माध्यम से छूटना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे स्टैंडर्ड फॉलो होता है। तो आप बोल सकते हैं कि जो भी चीज़ें वहाँ वहाँ पे होती हैं वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होती है, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि वहाँ से वायु प्रदूषण कम होने के पूरे चांसेस रहते हैं। ठीक है। इसके बाद में कुछ क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन की आवागमन एक साधन है। आप बोल सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं भारत में जहाँ पर सार्वजनिक परिवहन एकमात्र आवागमन का साधन है। लोग वहाँ पे नहीं बसते, जैसे हिमालय पे बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हो गए जहाँ पे लोग रहते ही नहीं है। तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पे आपको तो निजी साधन होगा ही, जब लोग नहीं रहेंगे तो निजी साधन कहाँ से होगा। तो यहाँ पे जर्नी करने के लिए आपको सार्वजनिक परिवहन पे ही डिपेंड रहना होगा। ठीक है। यह लोगों के लिए विभिन्न स्थानों की यात्रा की एकमात्र सुविधा है, इसलिए सार्वजनिक परिवहन उनके लिए वरदान साबित होता है। ठीक है। ऐसे जगह पे जहाँ पे लोग नहीं रहते हैं वहाँ पे सार्वजनिक परिवहन ही जाता है। ठीक है। यात्री वही सार्वजनिक परिवहन जैसे बस वगैरह हो गया उसको फॉलो करके वहां तक पहुंचते हैं। ठीक है। इसके बाद में बहुत से लोग जो अपना वाहन नहीं खरीद सकते हैं, आप सभी को पता होगा गांव क्षेत्र में सभी के पास कार नहीं होता है। तो अगर किसी के पास कार नहीं है तो क्या वो लखनऊ नहीं जाएगा, तो वो क्या करते हैं, वो सार्वजनिक परिवहन का यूज करते हैं। जैसे लोग प्राइवेट बस का भी यूज करते हैं, ये भी एक तरह से क्या है, सार्वजनिक परिवहन हो गया। सरकारी बस का भी यूज करते हैं, ये भी क्या है, एक तरह से सार्वजनिक परिवहन हो गया। तो सार्वजनिक परिवहन का यूज करके लोग बस्ती या मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम ले लिया वैसे, यहाँ पे लखनऊ आदि का जर्नी करते हैं। ठीक है। ये सारी चीजें हैं। इसके बाद में आप देखेंगे सार्वजनिक परिवहन प्रति व्यक्ति के लिए जो परिवहन का खर्चा होता है या फिर ईंधन कुशलता होता है वो कम होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले पॉइंट में ही बताया था कि यहाँ पे प्रति व्यक्ति के हिसाब से देखेंगे तो ईंधन कुशलता और ईंधन खपत पर सार्वजनिक परिवहन में बहुत कम होता है प्राइवेट परिवहन के कंपैरिजन में। ठीक है। इसके बाद में आपका है सार्वजनिक देश में सार्वजनिक परिवहन बुनियादी ढांचों को विकसित करने में काफी खर्च लगती है। और सार्वजनिक परिवहन से क्या होता है, राजस्व की प्राप्ति भी होती है। भाई यहाँ पे सार्वजनिक परिवहन से राजस्व की प्राप्ति होती है और उसी राजस्व प्राप्ति से जो उसका देख रेख होता है, सर्विस वगैरह होता है, वो भी उसी से हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता है, बल्कि राजस्व जो होता है वो प्लस में चला जाता है। ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में है यह अधिक सुरक्षित है क्योंकि उनके पास सुरक्षा मानक और प्रोटोकॉल है। मतलब मैंने आपको बताया कि स्टैंडर्ड यहाँ पे होता है, उस चीज को फॉलो कर रहे होते हैं। अब यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न कैसे बनेगा, यहाँ पे आपकी परीक्षा में प्रश्न ऐसे बन सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक परिवहन के लाभ हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप वो बोल देगा कि वायु प्रदूषण कम होता है। ठीक है। इसके बाद में सार्वजनिक परिवहन के लिए एकमात्र यातायात साधन होता है, मतलब दूर दराज यात्रा के लिए एकमात्र साधन सार्वजनिक परिवहन होता है। ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे ईंधन कुशलता या ईंधन खपत कम होता है। ये क्या है, ये सब फायदे हैं। और एक उसी में लिख देगा जो वो फायदा नहीं होगा, वही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न इस तरह से बनेगा। तो ये प्रश्न कैसे बनेगा, इन सारी चीजों से ये भी आप समझते चलें, पढ़ते चलें। ठीक है। इसके बाद में अगर हम सार्वजनिक परिवहन के नुकसान की बात करते हैं तो नुकसान में आप सभी को पता होगा कि सबसे पहली बात तो यह है कि निजी साधन होता है। आप जब चाहें अपने अनुसार अपने टाइम पे निकल सकते हैं। ठीक है। और सार्वजनिक परिवहन में क्या होता है, सार्वजनिक परिवहन में एक टाइमिंग होती है, उसी टाइमिंग पे वो गाड़ी अक्सर आती है। जैसे ट्रेन की अगर हम बात करें तो ट्रेन फिक्स है कि हाँ 10 बजे आएगा, तो वो उसी टाइम पे आती है और 10-15 तक भी कभी कभी हो जाता है, मीन्स आपको वेट भी करना हो जाता है। तो सार्वजनिक परिवहन में थोड़ा सा ये डिसएडवांटेज है कि ये टाइमिंग आपके अनुसार नहीं होती है, ये टाइमिंग इसके अनुसार होती है जो वहाँ पे डिसाइड हुआ होता है। ठीक है। यहाँ पे और भी चीजें हैं, उसको देख लेते हैं क्या क्या नुकसान होता है सार्वजनिक परिवहन से। तो निजी वाहनों की तुलना में ये धीमी होती हैं। आप सभी को पता है निजी वाहन अपने अनुसार आप चला सकते हो, मन कहे 80 पे चलाओ, मन कहे 20 पे चलाओ, वो चीज हो जाती है। ठीक है। और विशिष्ट मार्ग पर स्टॉपेज स्टैंड आदि को कवर करना होता है। भाई अगर आपके पास निजी साधन है तो आप कहीं पे भी चाहें तो गाड़ी अपनी रोक सकते हैं, लेकिन जब आप सरकारी बस में बैठते हो और लखनऊ के जर्नी करते हो तो बीच बीच में मुश्किल से 1 या 2 स्टॉपेज वो लेता है, बाकी ज़्यादा स्टॉपेज वो नहीं लेता है। ठीक है। तो ये इसका क्या है, नुकसान है।
इसके बाद में क्या है, यहाँ पे आपको अपने वांछित स्टॉप तक पहुंचने के लिए स्टैंड से अपनी यात्रा का ध्यान रखना होता है। अपने सामान की जिम्मेदारी स्वयं करें। आपने देखा होगा ये सारी चीज़ें सार्वजनिक परिवहन के अंतर्गत होती हैं। गोपनीयता यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा है। वहाँ बहुत भीड़ होती है और कभी-कभी आपको बैठने के लिए अधिक जगह की आवश्यकता होती है। लेकिन भाई कोई फॉर एग्जांपल कोई हैवी आदमी है, ठीक है, कोई मोटा आदमी है और वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो आपने देखा होगा शहरों में टैक्सी चलती है, टेम्पो चलता है, विक्रम। तो उस विक्रम में जब दुबले लोग बैठते हैं तो आसानी रहती है बैठने में, लेकिन अगर कोई हैवी व्यक्ति आ जाता है वहाँ पे बैठने के लिए तो वो ज़्यादा स्पेस लेता है, तो वहाँ पे जो 4 लोग बैठते हैं उनको बैठने में काफ़ी असुविधा होती है। तो ये चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी इसका एक नुकसान है, ठीक है। इसके बाद में आराम का स्तर इसमें निम्न होता है। ऑब्वियस सी बात है कि जो भाई प्राइवेट तो है नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे आराम का स्तर थोड़ा सा यहाँ पे निम्न होता है। और यहाँ पे स्वच्छता भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पब्लिक परिवहन है तो यहाँ पे लोग अपने अनुसार मूंगफली खा के वहाँ पे फैला देंगे, पॉलीथीन वगैरह फेंक देते हैं, तो स्वच्छता यहाँ पे थोड़ी सी कम हो जाती है, जिससे दुर्गंध होता है और स्वास्थ्य संबंधी या फिर सुरक्षा संबंधी या फिर स्वच्छता संबंधी समस्याएं पैदा हो जाती हैं, ठीक है। इसके बाद में प्रतीक्षा करना होता है। सबसे बड़ी बात इसमें यही है डिसएडवांटेज कि आपको वेट करना होता है, दैनिक दिनचर्या में व्यवधान उत्पन्न होता है। आपको 9 बजे अगर आप सार्वजनिक परिवहन पर डिपेंड हैं, 9 बजे आपको ऑफिस पहुंचना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको वेट करना होगा। पहली बात, 8:30 बजे आप, पौने 9 बजे, 8:30 बजे आप वहाँ पे पहुँच जाएँ। इसके बाद में वेट करें। अब वो गाड़ी 9:05 पे आ रही है या 9:10 पे आ रही है, उसके अनुसार आप अपने ऑफिस में पहुँचेंगे, ठीक है। इसके बाद में जो बच्चों वाली महिलाएं हैं, जिन महिलाओं के पास बच्चे होते हैं या गर्भवती महिला है या जिनके पास 2-3 बच्चे हैं, ठीक है, या कोई विकलांग पर्सन है, तो उसको वहाँ पे बैठने में असुविधा होती है, सार्वजनिक परिवहन में जर्नी करने में उसको दिक्कत होता है, ठीक है। इसके बाद में आपने देखा होगा बसों में लोग महिलाओं को घूरते हैं, तो एक तरह से सेफ्टी पर्पज यहाँ पे सेफ्टी जो होता है महिलाओं का, वो यहाँ पे ब्रीच होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे महिलाओं को घूरने से लेके बड़ी दिक्कत उत्पन्न होती है। प्राइवेट में क्या है, आप कोई महिला बैठी है अपने गाड़ी में जा रही है, लेकिन बस में अगर बैठती है तो आजकल की जनरेशन आप देख ही रहे हो, ठीक है, कैसी है, तो वो लोग घूरना शुरू करते हैं। वहाँ पे महिलाओं को अपने आप में अनकंफर्ट महसूस होता है। तेज आवाज़ में लोग बात करते हैं। भाई आप किसी सीट पे बैठ गए, बगल में एक बूढ़ा व्यक्ति बैठ गया या कोई बिजनेस डील कर रहा है, बगल में बैठ के चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा है, 4 घंटे का जर्नी है, 4 घंटे वो गप 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 बातें ही कर रहा है, तो आपकी पूरी जर्नी बेकार हो जाती है, ठीक है। इसके बाद में संगीत बजता है। भाई ड्राइवर है, वो भी दिन भर गाड़ी चला रहा है, तो उसको भी थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट करने के लिए वो अपने लिए संगीत चला लेता है। अब आप सुनते हो ओल्ड सॉन्ग और वो नए ज़माने का हिमेश रेशमिया का सॉन्ग चला दे रहा है, तो उससे आपको दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो ये सब सार्वजनिक परिवहन के अंतर्गत जो प्रमुख दिक्कतें हैं उसको मैंने यहाँ पे छाँट के लगा दिया है। इसके बाद में अगर हम फ़ायदे की बात करते हैं, तो फ़ायदों में आप देख सकते हैं कि आर्थिक लाभ है। सार्वजनिक परिवहन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आर्थिक लाभ है, सामाजिक लाभ है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। स्वास्थ्य सुविधाएं हैं और एक्स्ट्रा कंटेंट में आपको थोड़ा सा ये देखना है। इसके बाद में टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। तो फायदों में अगर हम बात करें, आर्थिक लाभ में कौन कौन से फायदे हैं, तो यहाँ पे सार्वजनिक परिवहन श्रम पूंजी आर्थिक विकास को बढ़ाकर अवसर और उत्पादकता बढ़ाता है। मीन्स यहाँ पे लोगों को काम मिलता है, रोजगार के अवसर मिलते हैं, ठीक है, राजस्व मिलता है सरकार को, जिससे फायदा होता है। इसके बाद में सार्वजनिक परिवहन ड्राइवर, कंडक्टर, टिकट चेकर, ईटीसी जैसे रोजगार के लिए अवसर पैदा करता है। यहाँ पे क्या है, ड्राइवर होते हैं, कंडक्टर होते हैं, टिकट चेकर होते हैं ट्रेन में, ठीक है, और ईटीसी जैसे रोजगार पैदा करता है और लोगों को यहाँ पे रोजगार मिलता है। इसके बाद में भूमि के मूल्य को बढ़ावा मिलता है। जैसे आपके यहाँ से हाईवे बन गया, ठीक है, वहाँ से साधन बराबर आते जाते हैं, ट्रेन चल रही है, हाईवे पे बस बराबर चल रही है, तो इस एरिया का जो भूमि होगा इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा गाँव में जो खेत वगैरह होते हैं उनकी वैल्यू बहुत कम होती है, जो शहर में सड़क के किनारे के घर होते हैं या खेत होते हैं उनके कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे यातायात सुविधा बहुत अच्छे से अवेलेबल है, फैसिलिटी यहाँ पे मिल जाती है, तो यहाँ के आसपास का जो क्षेत्र है उसका भूमि जो है इसका रेट बढ़ जाता है, ठीक है। इसके बाद में बीमा सुविधा होती है यहाँ पे। आप अगर जैसे बहुत सारे सार्वजनिक साधन होते हैं, मैं टैक्सी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे साधन जैसे ट्रेन हो गया, बस हो गया, ठीक है, यहाँ पे बीमा सुविधा होता है। इन केस अगर दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, आपको चोट लग जाता है या आपका मतलब डेथ वगैरह हो जाता है, एक्सीडेंट में ऑब्वियस ही बात है डेथ भी होता है और चोट भी लगता है, तो चोट के लिए अलग अनाउंसमेंट, अलग अलग रुपए आपको मिलते हैं। इसके बाद में मृत्यु के केस में आपको अलग रुपए मिलते हैं। तो ये फैसिलिटी यहाँ पे आपको दी जाती है जो गवर्नमेंट वाला सार्वजनिक परिवहन होता है उसमें, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं सार्वजनिक लाभ में क्या है, तो यहाँ पे कार्बन उत्सर्जन कम होता है। आप बोल सकते हैं प्राइवेट के कंपेरिजन में जलवायु परिवर्तन में कमी आती है। यह यातायात की भीड़ और यात्रा के समय यात्रियों के लिए तनाव के स्तर को कम करता है, ठीक है भाई।
आप टेंशन में हो, घर से निकल रहे हो, ठीक है, घर में आपका लड़ाई झगड़ा हुआ आपकी पत्नी से, आप जब निकल रहे हो बस में बैठ रहे हो तो यहाँ पे कम से कम 10-20 लोग हैं, तो आप इनको देखेंगे, इनसे घुलेंगे मिलेंगे तो आपका थोड़ा सा क्या होगा, टेंशन कम हो जाएगा, ठीक है, आपका टेंशन कम होगा, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद में इससे रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तक आसानी से पहुंच हो जाता है। भाई जो गरीब है, जिनके पास कार नहीं है, उनको स्कूल जाना है, तो वो लोग क्या करते हैं, ऐसे साधन पे ही निर्भर रहते हैं, ठीक है। इसके बाद में दुर्घटनाओं का ये 90% रेट जो है यहाँ पे सार्वजनिक साधन में कम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें सामाजिक लाभ के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसके बाद में सार्वजनिक परिवहन में वायु प्रदूषण कम होता है, ग्लोबल वार्मिंग या इससे जो स्वास्थ्य संबंधी होती है, ये सारी चीज़ें कम हो जाती हैं। इसके बाद में सबसे बड़ी चीज़ है, इसके लिए एक योजना भी चलाया गया है, एग्जैक्ट नेम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको बाद में कराऊंगा। पारगमन से क्या होता है कि शारीरिक फिटनेस में वृद्धि होती है। देखिए शहरों में क्या होता है, कुछ आलसी लोग होते हैं, जैसे उनको अगर चौराहे पे भी जाना होगा तो बाइक उठा लेंगे, ठीक है, बाइक उठा लेंगे, चौराहे पे पहुंच जाएंगे, बाइक से फिर चौराहे पे चले आते हैं। मीन्स अगर उनके चलने की बात करें तो यहाँ पे उनका चलना कितना हुआ, जीरो, उन्होंने मेहनत कुछ नहीं किया। लेकिन जब आपके पास साधन ही नहीं है, आपके पास बाइक नहीं है, तो आपको पैदल चलना होगा, और पैदल चलने से आप सभी को पता है कि ये एक तरह से सबसे बड़ी एक्सरसाइज क्या है, पैदल चलना ही है। इससे आपके पूरे शरीर में मूवमेंट होता है, आपका जो फिजिकल अपीयरेंस होता है, आपकी जो बॉडी का पूरा का पूरा मूवमेंट होता है वो सही रहता है। पैदल चलने से एक तरह से क्या होता है, व्यायाम होता है, तो शारीरिक फिटनेस ठीक ठाक रहता है। आपके पास कार है, आपको कहीं जाना होता है तो आप बिल्कुल अवॉइड करते हो कि आपको पैदल चलना पड़े, आप कार से जाते हो। लेकिन अगर आपके पास कार नहीं है तो आप चौराहे तक पैदल जाएंगे, वहां पर आप सार्वजनिक परिवहन का वेट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, चलना आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर अगर आप चल देते हो दिन में, तो ये आपके शरीर को ही फायदा करेगा। तो ये भी इसके अंतर्गत आता है, और ये आपकी परीक्षा में अगर इस टाइप से प्रश्न पूछता है तो ये शारीरिक फिटनेस का ऑप्शन जरूर देगा। इसको आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट शामिल किया हुआ है, देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए पहला गैस इंजन जो है ये 1862 में जीन लिनोइर के द्वारा बनाया गया था। इसके बाद में वर्ष 1867 में पहली मोटरसाइकिल का आविष्कार किया गया था, ठीक है। 1867 में पहली मोटरसाइकिल का आविष्कार किया गया था, और 1862 में पहला गैस इंजन बनाया गया था। इसके बाद में हम बात करें, 1903 में राइट बंधुओं ने इंजन वाला मानवयुक्त हवाई जहाज बनाया था, इसका डिजाइन बनाया था। और 1926 में पहला तरल चालित रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इसके बाद में हेलीकॉप्टर, जेट और होवरक्राफ्ट जिसे अन्य वाहन है, तो इसको हम बाद में डिटेल में कवर करेंगे। ये मैंने आपको बता दिया कि थोड़ा सा आपको हिस्ट्री भी जाननी चाहिए। अब चूंकि इतिहास के बारे में नहीं बताया गया कि यातायात का इतिहास क्या रहा है, तो यहाँ पे मैंने इन पॉइंट्स को शामिल नहीं किया है। बाकी अगर टाइम बचता है आगे चल के, तो हम जो यातायात का इतिहास रहा है कि पहले के टाइम पे पहिए के आविष्कार से लेकर आज तक की जो जर्नी है, आने वाले टाइम में जो उड़ने वाली कारें का कॉन्सेप्ट आने वाला है, इन सारी चीज़ों पे हम बात कर लेंगे, ठीक है। तो आज ये सेशन अगर आपको सही लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक आध ग्रुप में डाल देना कि हाँ इन्फोर्समेंट कांस्टेबल का बैच चल रहा है, बढ़िया कंटेंट दिया जा रहा है। तो आप सभी लोग वीडियो को अगर लास्ट तक देखें तो आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। बैच से जुड़ने के लिए आप लोग लिंक जरूर चेक कर लेना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, जय हिंद।